नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी जी ने निम्न मध्यम वर्ग के भारतीय युवाओं में गिरते नैतिक मूल्यों को दिखाने की चेष्टा की है। एक व्यक्ति संभ्रांत वर्ग की दुनिया से किस तरह आकर्षित होकर एक अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी झूठी छवि बनाए रखना चाहता है और ऋणों के जाल में फंसकर किस तरह अंततः वह गबन करने पर मजबूर हो जाता है, इसे मुंशी जी ने बहुत ही बखूबी से इस उपन्यास में बताया है। आज सुनेंगे कहानी का चौथा भाग। पहले 3 भागों की कहानी संक्षेप में कुछ इस प्रकार से है। जल्पा को गहनों से प्यार है। रमानाथ की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह जल्पा के गहनों की सारी इच्छा पूरी कर सके। गहने चोरी होने के बाद तो जल्पा ने जैसे जीना ही छोड़ दिया था। न किसी से हंसना, न बोलना, न मिलना, न जुलना। रमानाथ को अब नौकरी की ज़रूरत आ पड़ी थी। अपने मित्र रमेश बाबू की मदद से उसे म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल जाती है। रमानाथ जल्पा को बहुत चाहता है, इसीलिए उसकी उदासी देखते हुए वह ऋण पर गहने लेकर जल्पा को देता है। अब जल्पा बहुत खुश है। वह हंसती है, बोलती है और लोगों से भी मिलती है। जल्पा की दोस्ती एक बड़े वकील साहब की पत्नी रतन से हो जाती है। रतन जल्पा के जड़ाऊ कंगन देखकर उसी तरह का कंगन खुद के लिए भी बनवाना चाहती है। रमानाथ से कहती है कि वह कंगन के दाम देगी, लेकिन ठीक वैसा ही कंगन वह रतन के लिए भी बनवा दे। अब सुनते हैं आगे की कहानी। रतन ने निमंत्रण स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जल्पा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए हुए बहुत देर हो गई? रमेश, नहीं, अभी तो चला ही आ रहा हूँ। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे? रमा, जी हाँ, 3 रुपए की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हरज नहीं, यह रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है। बड़े बड़े काम निकल आते हैं। एक दिन उन लोगों को भी बुलाओ। रमा, अब की इतवार को चाय की दावत देकर आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊँ। जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई बड़े इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम ज़रा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। पार्टी का इंतज़ाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानूस मैं लगा दूंगा। कुर्सियाँ, मेजें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कुली की ज़रूरत, न मजूर की। उसी मूसल चंद को रंगे दूंगा। रमा, तब तो बड़ा मजा आ रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी साले को लगा दूंगा। कहूँगा जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने ही तो हुए, आप अपने साले को कहीं नौकर लगा चुके हैं ना? रमेश, अजी अभी 6 और बाकी हैं। पूरे 7 जीव हैं। ज़रा बैठ जाओ, ज़रूरी चीज़ों की सूची तो बना ली जाए। आज से ही दौड़ धूप करनी होगी, तब जाके सारी चीज़ें जुट सकेंगी। और कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब होंगे और शायद वकील जी भी आए। रमेश, यह बहुत अच्छा किया। बहुत से आदमी हो जाते तो भीड़ भाड़ हो जाती। हमें तो मेम साहब से काम है। ठलुओं की खुशामद करने से क्या फ़ायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू कर दिया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीज़ें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीज़ों को करीने से रखना और सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाएगा, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता रहता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इसी काम में जुट जाते। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते कि इस कमरे में आईने की ज़रूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रहना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था। न इनकी तरफ से कह सकता था, न उनकी तरफ से। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेज़ों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रखना चाहिए। यहाँ आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेज़ों के कमरे देखने का अवसर तो नहीं मिला,
लेकिन 2-4 ज़रूर देखे हैं, उनमें आईना लगा हुआ था। फिर क्या यह ज़रूरी है कि ज़रा-ज़रा सी बातों में हम अंग्रेज़ों की नकल करें? हम अंग्रेज़ नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में तो बड़े-बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। यह तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बातें कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय में, शराब में, चीनी की प्यालियों में, गरज दिखावे में, सभी बातों में अंग्रेज़ों का मुँह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ बना दिया और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज़ बनने का शौक चल रहा है? दयानाथ अंग्रेज़ों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। यह चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि 2-4 बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे, मगर चीनी के सेठ की कैद नहीं थी। कटोरा, कटोरी, गिलास, लोटा, तसला, किसी से उन्हें आपत्ति न थी। लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेजें कुर्सियाँ नहीं होती, फर्श होता है। आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया, अब आईने के लिए हिंदुस्तानी की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। यह क्या कि आधा तीतर आधा बटेर। कोट पतलून पर चौगोशिया टोपी तो अच्छी नहीं मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन यह जवाब सुना तो चकराए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। बोले, तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे 10-5 अंग्रेजों के नाम तो बताइए। एक वही आपका किरंटा हेड क्लर्क, उसके सिवाय और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी न रखा हो। उसी किरंटो को अपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया। खूब, मानता हूँ आपको। दयानाथ, यह तो आपकी जबान है, उसे किरंटा, चमरेशियन, पिलपिला जो चाहे कहें, लेकिन रंग को छोड़कर वह किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं है, और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार आकर द्वार पर रुकी और रतनबाई उतरकर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में न चली जाए, नहीं तो कलई खुल जाएगी। आगे बढ़कर हाथ बढ़ाता हुआ बोला, आइए, यह मेरे पिता हैं और यह मेरे दोस्त रमेश बाबू। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने हाथ न बढ़ाया, न ही जगह से हिले। सकपकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की ज़रूरत न समझी। दूर से ही उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं, बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। यह कहते हुए वह रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सर्राफ से कह तो दिया होगा? रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बन रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपये न दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसीलिए रुपये मंगवा लिए हैं। 800 चाहिए ना? जलपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात न कर सका। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी न झिझकता था। वह जानता था कि वे सभी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मोड़ते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच न होता था। लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। वह सकुचाता हुआ बोला, क्या जलपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे? उसे शायद याद न रहा होगा। उसके कंगन 600 के हैं। आप चाहें तो 800 का बनवा दूं? रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100-100 रुपये के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी क्या जल्दी थी, चीज़ तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपए खर्च हो जाते, इसीलिए सोचा आपके सिर पर लाद आऊं। मेरी यही आदत है कि जो काम करती हूँ जल्द से जल्द कर डालती हूँ, विलम्ब करने से मुझे उलझन होती है। यह कहकर वह मोटर पर बैठ गई और मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्ध जनों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानाथ, जी हाँ, आंखें खुली हुई थी। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचावे। रमेश, बात तो ऐसी ही है।
पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है। ज़रूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं। बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर तो बुला कर ला सकती हैं। यहाँ तो चाहे हम मर जाएं तब भी क्या मजाल कि स्त्री घर के बाहर पाँव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई ये अंग्रेजियत नहीं देखी जाती है। क्या करें, संतान की ममता है। नहीं तो जी तो यही चाहता है कि रमा से साफ साफ कह दूं कि भैया अपना घर अलग कर ले। आंख फटी और पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन यह औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश, महाशय, इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। यह क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर बिगड़ी हुई ही है? मगर रमा को मानती बहुत है। रुपये न जाने किस लिए दिए। दयानाथ, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा कहीं उससे कोई चाल तो नहीं चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से आ निकला। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गए। भौहें चढ़ाकर बोला, जी हाँ, जरूर चाल चल रहा हूँ। उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हूँ। यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ ने झेपते हुए कहा, तो इतना क्यों बिगड़ते हो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। रमानाथ, पक्का जालिया बना दिया और क्या कहते? आपके दिल में ऐसा शुभा क्यों आया? आपने मुझ में कौन सी ऐसी बात देखी जिससे आपको यह ख्याल पैदा हुआ? मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ। इसके सिवाय आपने मुझ में कौन सी ऐसी बुराई देखी? मैं जो कुछ खर्च करता हूँ ईमान से कमा कर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, यह बात ज़रूर है कि किसी को खर्च करने की तमीज़ होती है, किसी को नहीं होती है। पर वह अपनी सद्बुद्धि है। अगर आप इसे धोखेबाजी समझे तो आपको अख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं। आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। या मेरे खातिर झूठ न बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने यह ढंग अख्तियार कर लिया है, उसके पहले मैं मुंह में कालिख लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं इसे नहीं छिपाता हूँ। लेकिन जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगाड़े। मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सत्य पथ पर रखे। रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, यह किस्सा तो हो चुका। अब यह बतलाओ कि उसने तुम्हें रुपये किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100 के थे। रमानाथ, ठग लाया हूँ। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर जट ही लाए हो तो भी मैं तुम्हारी पीठ ठुकूंगा। जीते रहो, खूब जटो, लेकिन आबरू पर आँच न आने पाए। किसी को कानो कान खबर न हो। ईश्वर से तो मैं नहीं डरता। वह जो पूछेगा उसका जवाब मैं दे दूंगा, मगर आदमी से डरता हूँ। सच बताओ, किस लिए रुपए दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ, जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई हैं। रमेश, तो चलो मैं एक अच्छे शराब से बनवा दूं। यह झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरतों का स्वभाव जानते नहीं, उन्हें किसी पर विश्वास नहीं आता। तुम चाहे 2-4 रुपए अपने पास से ही खर्च कर दो, मगर वह यही समझेंगे कि उसने मुझे लूट लिया। नेक नामी तो शायद ही मिले, हाँ, बदनामी तैयार खड़ी मिलेगी। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बात कर रहे हैं। शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जल्पा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जल्पा, सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा। यहाँ तो कुछ तैयारी ही नहीं थी। रमानाथ, कुशल यही हुई कि वह कमरे में नहीं आई, कंगन के रुपए देने आई थी। तुमने उन्हें 800 रुपये बताए थे, मैंने 600 लिए। जल्पा ने झेपते हुए कहा, मैंने तो दिल लगी की थी। जल्पा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपये ले लिए होते तो शायद इतनी उथल पुथल न होती। वह अपनी सफलता पर खुश होती। पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया। वह पछता रही थी कि मैं व्यर्थ ही झूठ बोली। यह मुझे अपने मन में कितना नीच समझ रहे होंगे। रतन भी मुझे कितना बेईमान समझ रही होगी।
चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसके नाते की एक और बहन आई थी। वकील साहब न आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर लें, पर रमेश में इतना साहस न था। जल्पा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युवतियां उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें हुड़दंग पल मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जल्पा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक नहीं की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत ही नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था कि गंगू को 600 रुपये दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपये रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी शाख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज बनवाई है इधर? रमा के टाल मटोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीजें कितनी आई और गई, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए आपके यहाँ से 1 पैसा भी नहीं मिला। रमानाथ, भाई खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में से नहीं है जिनका तकाजा करना पड़े। आज यह 600 रुपये जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन भी तैयार कर दो। गंगू ने रुपये लिए और संदूक में रखकर बोला, बन जाएंगे, बाकी रुपये कब तक मिलेंगे? रमा, बहुत जल्द। गंगू, हाँ बाबूजी, अब पिछला हिसाब साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से रुपये जल्द वसूल होने वाले नहीं। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज तकाजा करता और गंगू रोज हीले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा करने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन न बने। रतन के तकाजों से डरकर रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार वह तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर बनाकर नहीं देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं देते थे? रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि पूछो मत। बस रोज आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए। अब उससे रुपए निकालना मुश्किल है। रतन, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से भी वसूल कर लूँगी। ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में दे देना चाहिए। जल्पा ने कहा, हाँ और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि रुपए डकार जाएं और चीज के लिए महीने दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। रतन, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते? मैं हंटर से बात करूंगी। रमा, कहता तो हूँ 10 दिन में आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही ढील डाले हुए हैं। आप उसकी लल्लो चप्पो बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि यूं हील हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया कि बिना आधे रुपये लिए कंगन न बन सकेंगे, पिछला हिसाब बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। बोला, महाराज यह तो भलमानसी नहीं, एक महिला की चीज है, उन्होंने पेशगी रुपये दिए थे, सोचो उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझसे अपने रुपये के लिए पुरनोट लिखा लो, स्टैंप लिखा लो, और क्या करोगे? गंगू, पुरनोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या? 8-8 महीने उधार नहीं होता, महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपये कौन सी बड़ी बात है। कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीस कर कहा, अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों न कह दिया? अब तक मैंने रुपये की कोई फिक्र की होती ना। गंगू, मैं क्या जानता था आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं।
रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जल्पा से सारा वृतांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता, पर वह कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपये के करीब ऊपर से मिल जाते थे, और वह किफ़ायत करना जानता तो इन 8-10 महीनों में दोनों सर्राफों के कम से कम आधे रुपये अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो खर्च भी ऊपर का था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता, और सर्राफों का देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपये बनाना वाणिकों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपये की कौड़ियाँ ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सर्राफे को झांसा दे दूं, पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को रात भर नींद न आई। यदि आज उससे 1000 का रुक्का लिखाकर कोई 500 भी दे दे तो वह निहाल हो जाता। पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नजर न आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपया खर्च करता था। अब किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे। वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दे दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत ही करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत और मिल जाती, मगर बुलाने से मौत भी तो नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि जल्पा की आंख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुंह छिपा लिया, मानो बेखबर सो रहा हो। जल्पा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो? रमानाथ, क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपये कमा लाऊं। जल्पा, मुझे भी लेते चलोगे ना? रमानाथ, तुम्हें परदेश में कहाँ लिए लिए फिरूंगा? जल्पा, तो मैं यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मगर जाओगे कहाँ? रमानाथ, अभी कुछ निश्चय नहीं किया हूँ। जल्पा, तो क्या सचमुच ही तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो 1 दिन भी न रहा जाएगा। मैं समझ गई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुंह देखे की प्रीति करते हो। रमानाथ, तुम्हारे प्रेम पाश ने ही मुझे बांध रखा है, नहीं तो कब का चला गया होता। जल्पा, बातें बना रहे हो। अगर मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम मुझसे कुछ भी पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में ज़रूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूँ तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम कैसे रह सकता है? रमानाथ, यह तुम्हारा भ्रम है जल्पा। मैंने तुमसे कभी भी कोई पर्दा नहीं रखा। जल्पा, तो तुम मुझे सचमुच दिल से चाहते हो? रमानाथ, यह क्या मुंह से कहूँगा तभी? जल्पा, अच्छा, अब मैं एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। रमानाथ, यह तो तुमने बेढप प्रश्न किया। अगर मैं तुम्ही से यही प्रश्न करूँ तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? जल्पा, मैं तो जानती हूँ। रमानाथ, बतलाओ। जल्पा, तुम बतला दो, मैं भी तभी बतला दूँ। रमानाथ, मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूँ कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। जल्पा, सोच कर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ, इसे मैं खूब जानती हूँ। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम भी मुझे नहीं आता। जो कुछ सीखा यहीं आकर सीखा। फिर तुम्हें मुझसे प्रेम क्यों है? बात में निपुण नहीं, रंग रूप भी ऐसा आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूँ? रमानाथ, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जल्पा,
मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूं। रमानाथ, मैं कुछ नहीं जानता जल्पा, ईमान से कहता हूँ। तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, यह बात आज तक मेरे ध्यान में भी नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी? न तो मेरे पास धन है, न रूप है। बतलाओ। जल्पा, बता दूं? मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूँ। अब तुमसे क्या छिपाऊं? जब मैं यहाँ आई थी, यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। यह पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है। पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी न बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है। तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ, यह तुम्हारी केवल संशय है जल्पा। मैं दोस्तों से कोई दुराव नहीं करता। फिर तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो। जल्पा, मेरी तरफ देख के बोलो। आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह दूं, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जल्पा जब उससे पूछती सर्राफों को रुपये दे जाते हो या नहीं, तो वह बार बार कहता, हाँ कुछ न कुछ हर महीने दे जाता हूँ। पर आज रमा की दुर्बलता ने जल्पा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने फिर पूछा, सर्राफ के तो अभी सब रुपए अदा न हुए होंगे? रमानाथ, अब थोड़े ही बाकी हैं। जल्पा, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ, हाँ लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ कम ही होंगे। जल्पा, तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपये तो नहीं दे दिए? रमा दिल में कांप रहा था, कहीं जल्पा यह प्रश्न न कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जल्पा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुंह से निकालती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति सोच निकालते। जल्पा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती। पर हाय रे आत्मगौरव! रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया कि मानो जल्पा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपये क्यों दे देता? आज चाहूं तो 2-4 हजार का माल ला सकता हूँ। कारीगरों की आदत देर करने की होती है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज ले ही आऊंगा या रुपये वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने चीज में कैसे खर्च कर लेता? जल्पा, कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछा था। जल्पा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर किसी उधेड़-बुन में पड़ा। कहाँ से रुपये लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वह किसी महाजन से रुपये दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह न कह सकेगा। उसमें इतना साहस न था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहाँ कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा, इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता कि मैं अच्छा होऊंगा या नहीं। यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवाय और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मिजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मिजान दिया तो 2,500 निकलेंगे। एकाएक उसे बात सूझी, क्यों न 2,500 की जगह मिजान 2,000 लिख दूं। रसीद बही की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मिजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया। इस भय से कि कहीं चित्त चंचल न हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई उधर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगी। गाड़ी वालों ने देखा बाबू साहब आज यही हैं, तो सोचा जल्दी चुंगी देकर छुट्टी कर जाए। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से दी, क्योंकि यही मंडी का समय था।
और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतज़ार करना पड़ता। अगर भाव रुपये में आधा पाव भी गिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपये का बल खा जाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। रमा को आज यह नई बात मालूम हुई। सोचा आखिर सुबह को मैं घर पर ही बैठा रहता हूँ, अगर यहाँ आकर बैठ जाऊँ तो रोज़ 10-5 रुपये हाथ आ जाएं, फिर तो 6 महीने में सारा झगड़ा साफ हो जाए। मान लो रोज़ या चांदी न होगी, 15 दिन ही सही, 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर रोज़ सुबह 5 रुपये मिल जाएं और इतने ही दिन भर में और मिल जाएं, तो 5-6 महीने में मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में उधर फेर करना उसे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंगरूट जो पहले बंदूक की आवाज़ से चौंक पड़ता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि बिसाती का ठेला आ पहुंचा। रमा ने कहा, लौट कर चुंगी लूँगा। बिसाती ने मिकैती करनी शुरू कर दी। उसे कोई बड़ा ज़रूरी काम था। आखिर 10 रुपये पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ली, रुपये जेब में रखे और घर चला। 25 रुपये केवल 2.5 घंटे में आ गए। अगर 1 महीने भी यह औसत रहे तो पल्ला पार है। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ नहीं मंगवाया। रुपये भुनाते हुए उसे 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल हुआ। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपये और वसूल हो गए। चिराग जले वह घर चला तो उसके मन पर से चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। आज 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुंह चुराने की नौबत न आएगी। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा पूरी न होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी उसका भाग्य का सूर्य न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं कि 9 दिनों में उसने 100 रुपये जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का भी पान न खाया था। जल्पा ने कई बार कहा कि चलो घूम आवे, तो उसे भी अपनी बातों से टाला। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था कि क्या वह 1 महीना के लिए और न मान जाएगी। इतने दिन वह और न बोलती तो शायद वह उससे उऋण हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूँगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा कि सर्राफ रुपये नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था, रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेलाऊं, मगर बादलों को देख देख कर रुक जाता था। इतने में रतन ना पहुंची। वह प्रसन्न न थी, उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरव्वत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जल्पा ने कहा, तुम खो भाई, आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की फुर्सत नहीं रहती। रतन ने निष्ठुरता के साथ कहा, मुझे आज तो बहुत जल्दी घर लौटना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने के लिए आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर मन ही मन सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, खूब याद है। अभी सर्राफ की दुकान से चले आ रहा हूँ। रोज़ सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीज़ों में समय तो बहुत लगता है। दाम है तो कारीगरी के, मालियत देखिए तो कुछ भी नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी 1 महीने से कम में चीज़ तैयार न हो, पर होगी लाजवाब, जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी न पिघली, तुनक कर बोली, अच्छा, अभी 1 महीना और लगेगा? ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में भी पूरी न हुई। आप उससे कह दीजिएगा कि मेरे रुपये वापस कर दे। आशा के कंगन देवियाँ पहनती होंगी, मेरे लिए ज़रूरत नहीं। रमा, 1 महीना ना लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था। अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिनों से तो नगीने की तलाश कर रहे हैं वे लोग। रतन,
मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपए लौटा दीजिए बस। सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं, आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कभी नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या ज़रूरत थी अपनी जान संकट में डालने की। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दी कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब वह रुपए मांग रही है, सर्राफ रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नजरों से देखकर कहा, क्यों, रुपए क्यों न लौटाएगा? रमा, इसीलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई गई है उसे वह कहाँ बेचता फिरेगा। संभव है साल 6 महीने में बिक जाए, सबकी पसंद एक तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, उसने देर की है, उसे दंड भोगना पड़ेगा। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए ला दीजिए। आपसे यदि सर्राफ से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुरव्वत के सबब से कुछ न कह सकते हो, तो मुझे उसकी दुकान दिखला दीजिए। नहीं, आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बतला दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वाह, अच्छी दिल लगी है। दुकान नीलाम करवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई किए बगैर काम नहीं चल सकता। रमा अप्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस गड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए, बैठे बिठाई विपत्ति मोल ली। जलपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सर्राफ की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन, मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन, कल किस वक्त? रमा, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। रतन, पूरे रुपए लूंगी, ऐसा न हो कि 100-200 रुपए देकर टाल देना। रमानाथ, कल आपको आपके सारे रुपए मिल जाएंगे। यह कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ और जवाब लिखाते लाना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विश्वंभर दास को दिया कि मणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विश्वंभर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए चले जाओ। विश्वंभर, और वह जो घर पर ना मिले तो? रमानाथ, मिलेंगे, इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला ऐसा अवसर आया कि रमा ने दोस्तों से रुपए मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए, उसने उसका उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे, वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़ पढ़ कर उसका हृदय द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना बना जाएंगे? उनकी आमदनी ज़्यादा है, खर्च कम है, वह चाहें तो रुपये का इंतज़ाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी न करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौट कर भी नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने तो नहीं लग गए? शैतान ही तो हैं। जो कहीं रमेश रुपए दे दे तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास न हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने पाता होगा तब तो देंगे। मणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा जाएगा, आज उसकी परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए न दिए तो फिर कभी इनकी एक बात न पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं कि जब शतरंज खेलने बुलावे दौड़े चला जाऊं। रमा किसी के आहट पाता तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। आखिर विश्वंभर लौटा। मणिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंग हूं, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़ कर फेंक दिया। मतलब ही कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपया लेकर दौड़ता। खैर, देखा जाएगा। चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकलेगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूँ। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार न करूँगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहाँ मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे क्षमा करो।
रमा ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वह कदाचित आकाश की काली अभेद मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी होती है जब आंखें खुली होती हैं और कुछ सूझता नहीं, कान खुले होते हैं और कुछ सुनाई नहीं देता। संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपैलिटी के आहते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके आ रहे थे और जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनना शुरू कर दिया। खोचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वह प्रातःकाल आ गया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार न फंसा। वही 10 रुपये मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने के लिए उसके पास उपाय ही क्या था। रमा ने रतन को झांसा देने की ठान ली थी। वह खूब जानता था कि रतन की यह अधीरता केवल इसलिए है कि शायद उसके रुपए मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वह शांत हो जाएगी। रमा उसे रुपए से भरी थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वह खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर की थी। आज की आमदनी के 800 रुपये उसके पास थे। इसे वह अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गरज थी कि आज रमा से आज की आमदनी मांगता। रुपये गिनने से ही छुट्टी मिली। दिन भर वही लिखते लिखते और रुपये गिनते गिनते बेचारी की कमर दुख रही थी। रमा को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला, थैला उठाओ, चलकर जमा कराएं। चपरासी ने कहा, खजांची बाबू तो चले गए। रमा ने आंखें गाड़ कर कहा, खजांची बाबू चले गए? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी कितने दूर गए होंगे? चपरासी, सड़क के नुक्कड़ तक पहुंच गए होंगे। रमानाथ, यह आमदनी कैसे जमा होगी? चपरासी, हुक्म हो तो बुला लाऊं? रमानाथ, अजी जाओ भी, अब तक तो नहीं कहा, अब उन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगे? तुम भी बड़े नीरे हो। खैर, रुपये इसी दराज में रहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहाँ रुपये नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती। कहीं रुपये उठ जाएं तो मैं बेगुनाह मारा जाऊंगा। सुबेते का ताला भी तो नहीं है यहाँ। रमानाथ, तो फिर ये रुपये कहाँ रखूं? चपरासी, हुजूर अपने साथ लेते जाइए। रमा तो यही चाहता था। एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चला। सोचता था कि अगर रतन भभकी हुई आ गई तो क्या पूछना, कह दूंगा 2-4 दिन की कसर है। रुपये सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जलपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन मिल गया? रमानाथ, अभी तैयार नहीं था, मैंने समझा रुपये लेता चलूं जिससे उन्हें तस्कीन हो जाए। जलपा, क्या कहा सर्राफ ने? रमानाथ, कहा क्या, आजकल करता है। अभी रतन देवी जी आई नहीं है। जलपा, आती होगी, उसे चैन कहाँ है। जब चिराग जले तक रतन न आई तो रमा ने समझा अब न आएगी। रुपये अलमारी में रख दिए और घूमने चला गया। अभी उसे गए 10 मिनट भी न हुए होंगे कि रतन ना पहुंची। आते ही आते बोली, कंगन तो आ गए होंगे। जलपा, हाँ आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफा सर्राफ के पास गए, अभागा देता ही नहीं, हील हवाले करता है। रतन, कैसा सर्राफ है कि इतने दिन से हील हवाले कर रहा है? मैं जानती कि रुपये झमेले में पड़ जाएंगे तो मैं देती ही क्यों। न रुपये मिलते हैं न कंगन मिलता है। रतन ने यह बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जलपा जल उठी। गर्व से बोली, आपके रुपये रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाइए। अपने बस की तो बात है नहीं, आखिर जब सर्राफ देगा तभी तो लाएंगे। रतन, कुछ वादा करता है, कब तक देगा? जलपा, उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे तो कर चुका है। रतन, तो इसके माने यही है कि अब वो चीज न बनाएगा। जलपा, जो समझ लो। रतन, तो मेरे रुपये ही दे दो, बाज आई ऐसे कंगन से। जलपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये रहे आपके रुपये, ले जाइए।
वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले, इसीलिए वह बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपए देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिनों का वादा करता हो तो रुपए रहने दो। जलपा, मुझे तो आशा नहीं कि इतनी जल्दी दे दे। जब चीज़ तैयार हो जाएगी तो रुपए मंगा लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहे न रहे। रुपए आते तो दिखाई देते हैं पर जाते दिखाई न देते। न जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा। जलपा, तो यहाँ भी तो वही हाल है। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ दंड भरना पड़ेगा। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी चले गए थे। हम लोग जागते ही रहे पर न जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर दिया। 10,000 की चपत पड़ गई थी। कहीं वही दुर्घटना फिर न हो जाए। रतन, अच्छी बात है, मैं रुपये लिए जाती हूँ, मगर देखना निश्चिंत न हो जाना। बाबूजी से कह देना सर्राफ का पिंड न छोड़े। रतन चली गई। जलपा खुश थी कि सिर से बोझ हटा। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूम कर लौटा। जलपा रसोई बना रही थी, उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपए दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।